गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा हम इकोनॉमिक्स क्लास तीसरा देखें। आज का क्लास जो होगा थर्ड क्लास होगा आपका इकोनॉमिक का। उसमें हम देखेंगे कि आय के प्रवाह के तीन क्षेत्रीय मॉडल। पिछले क्लास में कहाँ तक समाप्त किए थे? हम लोग का क्लास था आय के प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल देखे थे, जिसमें से दो क्षेत्रीय मॉडल में कौन सा था? एक पहला था घरेलू क्षेत्र और दूसरा था उत्पादक क्षेत्र। ये आय के दो क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत एक आता था घरेलू क्षेत्र, एक आता था उत्पादक क्षेत्र। त्रिक्षेत्रीय मॉडल में हम जोड़ देंगे सरकारी राजस्व को। सरकारी राजस्व सरकारी राजस्व को हम जोड़ देते हैं। तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत अगर हम देखेंगे इसमें इसमें सरकारी राजस्व को जोड़ देंगे तो दो क्षेत्रीय मॉडल से वह क्या बन जाएगा? वह त्रिक्षेत्रीय मॉडल बन जाएगा। ये तो पहले से थे ही, ये भी है, इसलिए दो क्षेत्रीय मॉडल कहलाएंगे। जब इसे जोड़ देंगे तो यह हमारा त्रिक्षेत्रीय मॉडल कहलाएगा। ठीक है, तो यही इसके अंतर्गत दिया गया है कि इसके सरकारी राजस्व आते हैं, उनके द्वारा सरकार के द्वारा किया गया क्रियाकलाप को त्रिक्षेत्रीय मॉडल में सरकारी राजस्व के अंतर्गत रखते हैं। जिसमें से हम पहले समझेंगे सरकारी क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र क्या होते हैं भाई? तो सबसे पहला देखेंगे कि ये घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र में सहायक होते हैं। सरकारी राजस्व कैसे होते हैं? मान के चलिए घरेलू क्षेत्र को हम पारिवारिक क्षेत्र भी कहते हैं या तो पारिवारिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब परिवार में बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं या तो फिर दादाजी होते हैं। वो लोगों को क्या देते हैं? सरकार वृद्धा पेंशन देते हैं। और जितने भी बेरोजगार होते हैं, बेरोजगारों की कमी नहीं है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिए जाते हैं। तो एक तरह से सरकार मदद कर रहे हैं कि नहीं? आप बोलिएगा कि बिल्कुल मदद कर रहे हैं। घरेलू क्षेत्र का कैसे कर रहे हैं हम बताते हैं कि वृद्धा पेंशन देंगे। दादाजी को, आपके घर में आपके दादाजी होंगे या तो फिर दादी जी होंगे, तो वो लोगों को वृद्धा पेंशन अच्छा से मिलता है कि नहीं मंथली मंथली में? तो क्या है, वो सरकारी सहायता ही है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिए जा रहे हैं। वो भी क्या है, एक प्रकार से सरकारी राजस्व के अंतर्गत आता है। वो भी सरकार सहायता कर रहे हैं। एक टीचर, एक शिक्षक है जो कि बहुत दूर से आ जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, विद्यालय उनकी बहुत दूर है और घर बहुत दूर है। तो वहां से आने जाने के लिए उन्हें अलग से भत्ता दिए जाते हैं। वो भी एक प्रकार के सरकारी सहायता के अंतर्गत आते हैं। तो ये घरेलू क्षेत्र को इतना मदद कर दिए सरकार। अब उत्पादक क्षेत्र को मदद कैसे करेंगे? उत्पादक कौन होते हैं? जो कि उद्योग लगाते हैं। तो उद्योगों का विकास करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार जो होंगे उद्योगपति को आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आई, पैसा निकाले और दे दिए, वो नहीं, बल्कि उन्हें लोन देते हैं, मदद करते हैं, ऋण लेने में सहाय सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। तो यही लिखा गया है, इसमें सारे बात लिख दिए हैं कि औद्योगिक विकास उत्पादन वृद्धि में आर्थिक सहायता सरकार करते हैं। वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलता है। तो ये सब बेरोजगारी भत्ता ये सब कौन देते हैं? तो ये सरकार देते हैं। किन्हें? तो घरेलू क्षेत्र को। तो हम एक तरह से इसको इस तरह से डायग्राम के माध्यम से एकदम सिंपल या तो साधारण बात या तो शब्दों में नहीं समझ सकते हैं क्या? एकदम बोलेगा बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक तरफ हुआ घरेलू क्षेत्र, एक तरफ होता है घरेलू, एक तरफ हम बना देते हैं उत्पादक। एक हो गया घरेलू, एक हो गया उत्पादक। अब इन दोनों में से बीच में हम रख देते हैं सरकार को। यहाँ पे सरकार। अब सरकार क्या करेंगे? एक तो घरेलू क्षेत्र को भी मदद करेंगे और एक क्या करेंगे? उत्पादक क्षेत्र को भी मदद करेंगे। घरेलू क्षेत्र को भी आर्थिक सहायता देंगे। उत्पादक क्षेत्र जो कि बड़े बड़े उद्योगपति, ऋण के माध्यम से उन्हें भी आर्थिक सहायता देंगे। क्यों उद्योगपति को देंगे पता है? क्योंकि वो अपना औद्योगिक विकास कर सके, उत्पादन को बढ़ा सके, इसलिए। और घरेलू क्षेत्र को क्यों? क्योंकि वो अपना आजीविका, जितने भी दादाजी हैं, दादी जी हैं, मान के चलिए जितने भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, जो इन्हें स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो वो अपना क्या कर सके? पढ़ाई लिखाई में अच्छे खर्च कर सके, अपने जीवन में उस पैसा का उपयोग अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए क्या कहते हैं
कि सरकार इन दोनों क्षेत्रों को मदद करते हैं, तो अब ये तीनों को हम जब मिला देंगे तो एक तरह से आय के प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत आते हैं। इतना समझ में आ गया? एक होता है त्रिक्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की शर्तें, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, परंतु हम आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पे उपभोग व्यय, यानी कि उपभोग का मतलब उपयोग करना, व्यय का मतलब खर्च होना। तो जो हम उपभोग करते हैं तो वो खर्च होगा। एक होगा बचत, सरकारी राजस्व अभी समझा दिए कि वो आर्थिक सहायता देते हैं। इन दोनों को जोड़ करके इक्वल करके उपभोग कितना हुआ, और विनिमय, विनिमय का मतलब शुद्ध निवेश होता है कि प्रारंभिक वस्तु में कितना पैसा लगे, उसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय। देखो सरकारी व्यय, इन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिक्षेत्रीय मॉडल में संतुलन की शर्तें, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया? इसको उतना ध्यान नहीं देना है, इसलिए हम उतना अच्छा से बता भी नहीं रहे, क्योंकि फालतू का आपका दिमाग में घुसा देना कोई बात नहीं, तो बताने में तो कोई भी बता देता है। ये तो लिखना है, बस इसको याद करना है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अगला हम देखेंगे आय के 4 क्षेत्रीय मॉडल। अब हम जोड़ देते हैं आय के 4 क्षेत्रीय मॉडल, ये तो 3 क्षेत्रीय मॉडल हो गया। अब 4 क्षेत्रीय मॉडल में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को भी जोड़ दिया जाता है। एक हम जोड़ देंगे अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। अगर हम आय के क्षेत्रीय मॉडल में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र को भी हम जोड़ देते हैं कि दूसरे देश से व्यापार, आयात निर्यात करना, ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब हम ये उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, ये चारों को जोड़ देते हैं तो यह हमारा आय के 4 क्षेत्रीय मॉडल कहलाते हैं। समझ में आ गया? कोई समस्या वाली तो बात नहीं होंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं आय का रिसाव। आय का रिसाव क्या है? एक कहानी बताते हैं। मान के चलिए हमारा छत है, छत है, यहाँ टंकी है, ये टंकी है, जिसमें क्या भरे हुए हैं, बहुत सारे पानी भरे हुए हैं। मान के चलिए बूंदा 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 पानी भरे हुए हैं। अब यहाँ से एक छत के ऊपर एक टंकी है, मान के चलिए यहाँ से छिद्र हो गए या तो टोका हो गया, साधारण शब्दों भाषा में क्या कहेंगे, फट गए, टोका हो गए, तो यहाँ से पानी निकल रहा है, ये पानी कम हो रहा है, निकल रहा है, तो हम इसी को हम क्या कहते हैं, रिसाव कहते हैं। रिसाव कहा जाता है, यानी कि पानी का रिसाव हो रहा है, पानी अब निकल के कम हो रहा है तो रिसाव हो रहा है। तो उसी प्रकार क्या होता है, रिसाव। आय मतलब पैसा, पैसा में कमी आना, कमी होना, क्या कहलाता है, आय का रिसाव कहलाता है। पैसा में एक तरह से कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आय का रिसाव कहते हैं। आय का अंतक्षेपण, आय का अंतक्षेपण क्या कहलाएंगे? अब मान के चलिए कि ये रिसाव बंद कर दिया जाता है, पैसों में वृद्धि होना अंतक्षेपण कहलाता है। अंतक्षेपण, मान के चलिए अब ये हम छिद्र था उनको बंद कर दिए और ऊपर से एक नल और जोड़ दिए, एक नल और जोड़ दिए, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, लीकेज नहीं, पानी उपयोग करते जा रहे हैं, पानी भरते जा रहा है। तो आय का अंतक्षेपण का अर्थ होता है कि पैसों में वृद्धि होना, आय में वृद्धि होना अंतक्षेपण कहलाता है। आय में कमी होना आय का रिसाव कहलाएगा, और आय में वृद्धि होना अंतक्षेपण का, किसमें, चक्रीय प्रवाह में होने वाली वृद्धि, आय के चक्रीय प्रवाह में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, आय का अंतक्षेपण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मात्र छोटे छोटे शब्द हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आप लिख लेंगे। यह वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि निर्यात, जब हम निर्यात करते हैं, किसी भी चीज को अपने देश से दूसरे देश भेजते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक तरह से पैसा कमाते हैं। दूसरे देश में भेजेंगे तो वहां पे ये सारे बन के बेचाएंगे, तो वहां के पैसा हमारा देश के जीडीपी में काउंट होगा। तो निर्यात करना, मंगाना नहीं, बेचना, ताकि हम लोग व्यापार करें, पैसा से ज्यादा कमाए, तो आय में वृद्धि होगी कि नहीं? आप बोलिएगा बिल्कुल होगा। एक होता है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? जैसे कि जीडीपी,
जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, निजी आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया। इन सब में जब बदलाव आते हैं, एक तरह से बदलाव होते हैं, तो वहां राष्ट्रीय आय में भी उतार चढ़ाव हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र के आय भी डगमगा जाते हैं। मान के चलिए कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फिर हो गया एनडीपी हो गया, ये निजी व्यक्ति हो गए, इन लोगों के पास पैसा बहुत कम है। तो एक तरह से हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में भी तो बदलाव होंगे, इन्हीं पर तो निर्भर है, जीडीपी पर भी तो ही निर्भर है देश की आर्थिक स्थिति। जब इनमें बदलाव होंगे तो क्या राष्ट्रीय आय में बदलाव नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब राष्ट्रीय आय में बदलाव होगा, तो हम क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव होगा कि नहीं हमारे देश के राष्ट्रीय आय में, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहते हैं। राष्ट्रीय आय अवधारणा। एक होता है वित्तीय वर्ष, के बारे में समझेंगे। वित्तीय वर्ष, यह राष्ट्रीय आय की अवधारणा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा यानी क्या होते हैं, राष्ट्र के आय में उतार चढ़ाव, सीधे भाषा में उसे हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहते हैं। एक हम पढ़ते हैं वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष को हम समझेंगे सबसे पहला। तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक चालू रहते हैं? तो वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मान के चलिए कितना चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है। अभी कितना चल रहा है? 2025। 2025 है, ठीक है। अब 2025 के अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 31 मार्च तक हमारे देश में कितना पैसा आए, कितना आय आया, कितना खर्च, मतलब व्यय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च। आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब इनकम। इनकम मतलब आना, आउटकम मतलब जाना। तो वे हम कह सकते हैं आउटकम, आय को इनकम कह सकते हैं, ठीक है। तो कितना पैसा आए, कितना पैसा गए, कर की गणना पूरा ही पूरा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक को हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। उसी समय कितने आय आए, कितने वेग हुए और कितना कर की गणना हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष एक वर्ष के लिए होते हैं, जो कि अभी 2025 चल रहा है। 2025 के 1 अप्रैल से लेकर के 2026 तक के 31 मार्च तक को हम एक वित्तीय वर्ष की श्रेणी में रखेंगे, और इस श्रेणी के अंतर्गत कितना आय आए, कितना व्यय गए, उसके साथ ही साथ कि कर की गणना कि कितना टैक्स इस पर बढ़ा, कितना टैक्स घटा। जैसे कि शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा दिया गया है, एक प्रकार से वस्तु पर कितना परसेंट जीएसटी लगा दिए, उस सारे चीजों का गणना वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ही किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। समझ में आ गया? तो आज का जो टॉपिक है, एक बार आपको हर एक टॉपिक में, अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छे लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास, जो कि हमारा ये थर्ड क्लास है, चौथा क्लास आपका इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। तो फिर यहाँ तक आप आराम से एकदम पढ़िए, एक भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और नोट्स भी प्रॉपर मिलेंगे, जितना नोट्स की आवश्यकता होती है सारे लिखा दिए जाते हैं, इसलिए आपको इधर उधर डगमगाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका जिम्मेवारी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का मेरा हो गया, आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।